आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंबाइंड गैस लॉ। ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन जो है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उसको डिस्कस कर लेने के बाद उसी का इस्तेमाल करके हम लोग इसका डिस्कस करेंगे कंबाइंड गैस लॉ। ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी उसका डेरिवेशन जो है वो देख चुके थे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का। ठीक है। उसी के बेसिस पे ये कंबाइंड गैस लॉ जो होता है वो डिराइव किया जाता है। तो इसमें जैसे कि इसमें लेना क्या है, इफ सेम अमाउंट ऑफ गैस इज मेंटेन्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है। अमाउंट ऑफ गैस जो है वो सेम लेना है। ठीक है। और उसको डिफरेंट टेम्परेचर पे उसको रखना है। प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम भी डिफरेंट रखना है। ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से क्या होगा, अमाउंट ऑफ गैस हम सेम ले रहे हैं। ठीक है। अमाउंट ऑफ गैस जो है वो सेम लिया जा रहा है, बस टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम इन तीनों को डिफरेंट लिया जा रहा है। तो आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो वहां से P1V1, ठीक है, P1V1 इज इक्वल टू NRT1। अगर एक बार हम टेम्परेचर T1 लेते हैं तो P1V1 इज इक्वल टू हो जाएगा NRT1 हो जाएगा। और उसी तरह से जब P2 जब लेते हैं, ठीक है, तो P2V2 इज इक्वल टू NRT2। ठीक है। फिर अलग प्रेशर, अलग टेम्परेचर, अलग वॉल्यूम। ठीक है। लेकिन N यहाँ पे सेम है। N यहाँ पे सेम इसलिए है क्योंकि अमाउंट ऑफ गैस हम लोग सेम लिए हैं। ठीक है। अब क्या कर देना है, दोनों तरफ दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। तो P1V1 बाई P2V2 इज इक्वल टू NRT1 बाई NRT2। तो R तो गैस कांस्टेंट है, तो दोनों में R तो सेम ही रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू है ये। तो NR कट जाएगा तो बचेगा P1V1 बाई P2V2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से ये चीज आ जाएगा। तो अब T1 को इधर लेकर आते हैं। T1 को जब इधर लेकर आएंगे तो P1V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2V2 बाई T2। ठीक है। तो दिस इज द कंबाइंड गैस लॉ। ठीक है। कंबाइंड गैस लॉ है। तो ये कंबाइंड गैस लॉ लाया जाता है गैस को अगर हम अलग अलग टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पे जब हम लेते हैं। ठीक है। तो वैसे केस में जो है कंबाइंड गैस लॉ का इक्वेशन जो है ये बनेगा, इस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व होता है। ठीक है। तो इसको इस तरह से हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करके डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग को देखना है वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है वो ये कहता है कि अगर किसी ये कंटेनर में अगर हम एक से ज्यादा गैसेस अगर हम रखते हैं, ठीक है, वैसा गैसेस जो आपस में मिक्स ना हो, मतलब आपस में रिएक्शन ना करे। ठीक है। आपस में रिएक्शन वो गैस नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो वैसा गैसेस दो या दो से ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट गैसेस अगर हम एक कंटेनर के अंदर रखें जो आपस में रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, तो अगर गैस अगर किसी कंटेनर के अंदर अगर हम रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कंटेनर के वॉल पे हिट करेगा, जिसकी वजह से प्रेशर जनरेट होगा। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहता है कि जो टोटल प्रेशर जो जनरेट वो करेगा वो इंडिविजुअल गैस के प्रेशर के बराबर होता है, प्रेशर के सम के बराबर होता है। तो वो जो इंडिविजुअल गैस के द्वारा जो प्रेशर जो अप्लाई किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है। वो पार्शियल प्रेशर है क्योंकि वो मतलब कंप्लीट वो नहीं है, वो इंडिविजुअल गैस की वजह से वो प्रेशर है। तो इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, वहां पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम को भी कांस्टेंट रखना है। ठीक है। जो कंटेनर उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, टेम्परेचर जो है सेम मेंटेन करना है। तो वही बोल रहा है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर रहे और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहे तो टोटल प्रेशर जो है वो मिक्सचर ऑफ अनरिएक्टिव गैसेज, अनरिएक्टिव गैसेज का जो मिक्सचर जो है उसके द्वारा जो टोटल प्रेशर लगाया जाएगा वो इक्वल होगा सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर्स ऑफ द गैसेज। जो इंडिविजुअल प्रेशर जो गैस के द्वारा अप्लाई किया जाएगा उसके सम के बराबर होगा। तो P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 दिया हुआ है, मतलब जितना गैसेज अगर हम लेंगे, दो गैसेज लिए रहते तो P1 प्लस P2 होता, तीन है तो P1 प्लस P2 प्लस P3 और ऐड हो जाएगा, तो उसमें हम ऐड करते चले जाएंगे। तो वही चीज हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो टोटल अगर किसी कंटेनर के अंदर में अगर हम दो या दो से ज्यादा अनरिएक्टिव गैसेस को अगर हम मिक्स करके रखते हैं तो उसके द्वारा जो टोटल
प्रेशर जो लगाया जाएगा वो इंडिविजुअल गैस के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा उसके सम के बराबर होगा, बशर्ते टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, ये है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो इसका भी हम लोग जो है वो इस्तेमाल करेंगे पार्शियल प्रेशर जो है उसके मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन निकालने के लिए। ठीक है, जो यहाँ पे टॉपिक भी है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, तो उसमें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद है एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन का मतलब होता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर। वाटर वेपर के द्वारा जो प्रेशर जो लगाया जाता है उसको एक्वस टेंशन बोलते हैं। एक्वस जो है वाटर से रिलेटेड रहता है, तो जब अगर वाटर वेपर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्वस टेंशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो, टोटल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू सम ऑफ ड्राई गैस एंड सम ऑफ जो है प्रेशर ऑफ ड्राई गैस एंड एक्वस टेंशन। किसी भी गैस के द्वारा जो प्रेशर जो लगाया जाता है, टोटल प्रेशर जो उसका होता है, वो उस ड्राई गैस के द्वारा जो प्रेशर जो लगाया जाएगा और एक्वस टेंशन इन दोनों के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो पी टोटल मतलब टोटल प्रेशर जो लगाया जाएगा गैस के द्वारा, वो ड्राई कंडीशन में जो उसके द्वारा प्रेशर लगाया जाएगा प्लस एक्वस टेंशन। ठीक है, तो ड्राई होने का मतलब मॉइस्चर नहीं है उसमें, वाटर वेपर नहीं है। ठीक है, तो वाटर वेपर को अलग कर लिया गया, उसके द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा वाटर वेपर के द्वारा मॉइस्चर के द्वारा वो एक्वस टेंशन हुआ, और ड्राई कंडीशन में अगर गैस है तो उसके द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा, तो उन्हीं दोनों का अगर हम सम कर देंगे तो डेट विल गिव अस टोटल प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस। ठीक है, तो यहाँ से पी ड्राई मतलब जो ड्राई गैस के द्वारा जो प्रेशर जो लगाया जाएगा वो बराबर हो जाएगा पी टोटल माइनस एक्वस टेंशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो ऐसे दिमाग में रखना है कि किसी भी गैस के द्वारा जो प्रेशर जो लगाया जाता है वो बराबर होता है उसी का जो ड्राई गैस है और एक्वस टेंशन उन दोनों के सम के बराबर होता है। ठीक है, अब इसके बाद है जो रिलेशन वही देखना है प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो सबसे पहले फॉर अ मिक्सचर ऑफ 3 डिफरेंट गैसेस। ठीक है, 3 डिफरेंट गैसेस लेना है, तीनों का नंबर ऑफ मोल्स जो है N1, N2 और N3 है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 3 गैसेज है, तीनों का मोल फ्रैक्शन जो है वो अलग अलग ले लिए हैं, N1, N2 और N3 ले लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद तो सबसे पहले ये चीज है कि P1V इज इक्वल टू N1RT। ठीक है, PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो P1 मतलब जो फर्स्ट वाले गैस के द्वारा जो प्रेशर जो लगाया जाएगा वो P1 है। ठीक है, उसके बाद N1 जो है उसका नंबर ऑफ मोल्स है, R तो गैस कांस्टेंट है। ठीक है, T टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को अप्लाई करने के लिए हम लोगों को वॉल्यूम और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट गैस के लिए P1V इज इक्वल टू N1RT होगा। ठीक है, तो यहाँ से P1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, N1RT बाई V। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सिमिलर वे में सिमिलरली P2 इज इक्वल टू हो जाएगा N2RT बाई V। ठीक है, ये हो गया सेकंड। फिर उसके बाद P3 इज इक्वल टू हो जाएगा N3RT बाई V। तो जो PV इज इक्वल टू NRT जो इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन, उसी का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे चूंकि हमको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई करना है, इसीलिए यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें। गैसेज जो है वो अलग अलग है, 3 डिफरेंट गैसेज लिए हैं। ठीक है, लेकिन तीनों का वॉल्यूम सेम लिया जा रहा है, वॉल्यूम सेम है, और टेम्परेचर सेम टेम्परेचर पे तीनों गैसेज को हम लोग रख रहे हैं। ठीक है, तो वहां से तीनों से जो है वो तीनों का हम लोग प्रेशर पार्शियल प्रेशर जो है वो तीनों का हम लोग लिख लिए। P1 इज इक्वल टू N1RT बाई V, P2 इज इक्वल टू N2RT बाई V और P3 इज इक्वल टू N3RT बाई V। ठीक है, तो ये P1 जो है वो फर्स्ट वाले गैस का प्रेशर है, P2 सेकंड वाले गैस का प्रेशर है और P3 जो है वो थर्ड वाले गैस का प्रेशर है। तो ये तीनों गैस के द्वारा जो इंडिविजुअली जो प्रेशर जो अप्लाई किया जाएगा वो है, तो ये पार्शियल प्रेशर है ये। ठीक है, अब वही डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाएंगे, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। तो इसके बाद हम लोग देख सकते हैं इसका जो है, हाँ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3।
तो P1 के जगह पे वही जो डाले लाए हैं उधर N1RT/V, P2 की जगह पे यहाँ पे लिखे N2RT/V, P3 की जगह पे N3RT/V। ठीक है, तो इसको यहाँ से इस चीज को देख सकते हैं। तो वही डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को ही अप्लाई करके टोटल प्रेशर बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 यहाँ पर हो गया। तो P1 के जगह पे जो उधर वैल्यू जो लाए हैं वो डाल दिए, P2 की जगह पे वही डाल दिए और P3 की जगह पे इसको डाल दिए। अब ये इन तीनों में से RT/V कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तीनों में RT/V है वो कॉमन आ जाएगा, तो इसमें N1 बचेगा, प्लस इसमें N2 बचेगा और प्लस इसमें N3 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया, फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन जो आया था, तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो इसका P1 इज इक्वल टू आया था N1RT/V। ठीक है, P1 इज इक्वल टू N1RT/V आया था, और P टोटल इज इक्वल टू क्या आया है, ये जो इक्वेशन सामने में हम लोग देख रहे हैं। तो करना क्या है, फर्स्ट इक्वेशन जो था उसको इस फोर्थ इक्वेशन से डिवाइड कर देना है। तो यानी फर्स्ट इक्वेशन में LHS में P1 था और इसमें जो है वो P टोटल है, तो P1/P टोटल इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन में RHS में था N1RT/V, यहाँ पे जो है वो क्या है RT/V इंटू N1 प्लस N2 प्लस N3। तो RT/V से RT/V कट जाएगा, तो क्या आएगा, बचेगा इसका N1/N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर के हिसाब से हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको इसको रिकॉल कर सकते हैं, ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। तो ये N1/N1 प्लस N2 प्लस N3 जो है वो X1 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से P1/P टोटल इज इक्वल टू आ गया X1। ठीक है, P1/P टोटल इज इक्वल टू X1 आ गया। P टोटल को उधर लेकर जाएंगे RHS में, तो P1 इज इक्वल टू X1 P टोटल आ जाएगा। सिमिलरली P2 इज इक्वल टू X2 P टोटल आएगा, P3 इज इक्वल टू X3 P टोटल आएगा। X2 क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड गैस, और P3 क्या, X3 क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ थर्ड गैस। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और साथ में आइडियल गैस इक्वेशन, इनका इस्तेमाल करके हम लोग प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन जो है एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये टॉपिक अब इसके बाद से है कि डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल गैस। जैसा कि हम पहले ही बोले थे कि आइडियल गैस एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, एक्चुअल में जो है आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करता है। तो चूंकि एक गैस के लिए सारे के सारे लॉज को ओबे कर पाना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुजैक्स लॉ, एवोगेड्रो लॉ, सारे के सारे लॉज को एक ही गैस ओबे कर ले, ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो यानी जो रियल गैस मतलब जो गैस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो रियल गैस आइडियल गैस से किस तरह से डेविएट करता है, क्यों डेविएट कर जाता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। जो आइडियल गैस का जो बिहेवियर है, तो आइडियल गैस का बिहेवियर है कि वो चारों लॉज को फॉलो करेगा, तो उसके हिसाब से तो क्यों ऐसा होता है कि जो रियल गैसेज जो है वो आइडियल गैस को ओबे नहीं करता है। ठीक है, क्या कारण है। ठीक है, तो इसी चीज का यहाँ पे जो है वो रीजन जो है डिस्कस किया गया, द गैसेज विच एग्जिस्ट रियली। ठीक है, जो रियली में एग्जिस्ट करता है रियल गैसेज, वो आइडियल गैस से डेविएशन शो करता है ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। ठीक है, ये उसका कारण जो है वो ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये चीज है कि देयर एग्जिस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो भी गैस है उसमें इंटर पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। ये है कि बहुत ज्यादा नहीं करेगा, सॉलिड से ज्यादा, सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, गैस में सबसे कम होता है, लेकिन जो गैस के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं करता तो सारा का सारा गैस का पार्टिकल्स इतनी दूरी पे होता कि उसका वॉल्यूम जो है वो एक तरह से बहुत ज्यादा इन्फिनिटी की तरफ बढ़ने लगता। ठीक है, तो यानी गैस के पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इसी में इस चीज का इफ दिस वुड नॉट, ऐसे इस चीज का आगे में इसको देख सकते हैं, if there would not be if there would not be any intermolecular force of attraction then gases would not liquefy। ठीक है, अगर गैस के बीच में उसके पार्टिकल्स के बीच में अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो गैस लिक्विफाई करता ही नहीं। ठीक है,
अगर सोचने वाली बात है कि अगर गैस के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है, तो वैसे केस में गैस को लिक्विफाई कर पाना पॉसिबल होता ही नहीं, क्योंकि गैस को जब लिक्विफाई किया जाता है तो उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ता जाता है और वो क्लोज आता है और वो लिक्विड स्टेट में बदल जाता है। ठीक है, तो रियल गैसेज, आइडियल गैस इस चीज को एज्यूम करता है कि वहां पे पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, ऐसा इस तरह से उसमें इस चीज को माना जाता है कि वहां पे पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स के बीच में कोई जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे नहीं है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो गैस लिक्विफाई नहीं करता, लिक्विड ऑक्सीजन होता है, लिक्विड नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है गैस को लिक्विफाई किया जाता है बिकॉज देयर एग्जिस्ट सम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैसेज विच आइडियल गैस डोंट हैव। आइडियल गैस में ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे गैस के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर ये चीज है कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल कैन नॉट बी नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ये गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम जो है वो पूरे वॉल्यूम के कंपैरिजन में जो है वो गैस का वॉल्यूम जो है वो मतलब नेग्लिजिबल नहीं माना जा सकता। रियल गैस में ऐसा माना जाता है कि गैस का जो मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम जो है, ठीक है, वो पूरे गैस का, जैसे कि एक कंटेनर में अगर हम गैस लेते हैं तो उसके द्वारा कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाएगा और उसके रेस्पेक्ट में एक गैस के मॉलिक्यूल का अगर हम वॉल्यूम कंसीडर करते हैं तो रियल गैस ये कहता है कि उसको नेग्लिजिबल मानना है। ठीक है, उसको जो है नेग्लिजिबल मानना है। तो लेकिन रियल गैस में ऐसा नहीं होता है। रियल गैस के हिसाब से अगर पूरे गैस का कोई ना कोई कंटेनर में अगर वॉल्यूम है, पूरे गैस का जो वॉल्यूम है उसके रेस्पेक्ट में एक गैस के मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को हम लोग नेग्लिजिबल कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल कैन नॉट बी नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम्स। इसका कारण क्या है? इफ दिस कुड हैपन देन ग्राफ ऑफ पीवी, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का, ऑफ रियल गैसेस वुड कोइंसाइड विद दैट ऑफ आइडियल गैस। अगर ऐसा होता तो आइडियल गैस का जो ग्राफ होता है पी और वी के बीच में, तो उसी पे आ जाता रियल गैस का भी ग्राफ, जो कि ऐसा होता नहीं है। रियल गैस का जो ग्राफ जो होता है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का, वो आइडियल गैस से डेविएट करता है। ठीक है, आइडियल गैस से उसका डिफरेंट आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है तो रियल गैस, आइडियल गैस ये एज्यूम करता है कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। ठीक है, तो अगर वो नहीं होता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वैसे केस में गैस लिक्विफाई नहीं करता। रियल गैस, आइडियल गैस ये एज्यूम करता है कि एक गैस का मॉलिक्यूल, एक गैस मॉलिक्यूल के, जो एक गैस का जो मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम पूरे गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का जो ग्राफ है रियल गैस का, वो आइडियल गैस वाले ग्राफ से कोइंसाइड करता, मतलब उसी पे लाई करता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उससे डेविएट कर जाता है। ठीक है, तो वही चीज है। तो इस तरह से जो है इसका, तो ये कारण है। तो मतलब अगर पूछता है कि आइडियल गैस जो है, रियल गैस जो है वो आइडियल गैस से डेविएशन जो होता है वो क्यों, उसमें प्रॉपर्टी जो है वो डेविएट कर जाता है, तो उसका कारण जो है वो ये बता सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये चीज है कि at high pressure particles come very close to each other. In this condition intermolecular force of attraction starts increasing. As a result, particles are not as much free as they were in case of ideal gas, so less gas molecules will not now hit the walls of container, due to which pressure of real gas decreases from that of ideal gas. ठीक है, जब प्रेशर हाई होता है, ठीक है, यहाँ पे जो बताया गया है, जब प्रेशर, जब बहुत हाई प्रेशर जब लगाया जाएगा तो वैसे केस में पार्टिकल्स जो होगा वो एक दूसरे के क्लोज आएगा। ठीक है, जैसे ही हाई प्रेशर लगाएंगे तो पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आएगा, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से एज ए रिजल्ट पार्टिकल्स जो है अब पहले की तरह उतना फ्री नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए वो वॉल पे जो है, ये कंटेनर के वॉल पे कम हिट करेगा। ठीक है, तो अब पहले जितना वॉल, कंटेनर पे वॉल, कंटेनर के वॉल पे जितना गैस मॉलिक्यूल हिट कर रहा था उतना अब हिट नहीं करेगा। तो वैसे केस में प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो आइडियल गैस के कंपैरिजन में आइडियल गैस ऐसा मानता है कि वहां पे पूरा पार्टिकल्स फ्री है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। ठीक है, आइडियल गैस में जो हम अभी जस्ट बताए हैं कि आइडियल गैस ऐसा कंसीडर करता है कि पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। ठीक है, तो वैसे केस में
सारा का सारा गैस का पार्टिकल जो होगा वो हिट करेगा, तो हिट करेगा कंटेनर के वॉल पे, तो वहां पे प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा। तो आइडियल गैस के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो प्रेशर ज्यादा मतलब जनरेट होगा, मान लो 50 एटीएम वो जनरेट होगा। लेकिन जब प्रेशर जब हाई होता है तो पार्टिकल्स क्लोज आता है, तो वैसे कि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो पार्टिकल्स अब पहले के कंपैरिजन में आइडियल गैस में जितना फ्री था उतना फ्री तो नहीं हो पाएगा, तो उतना जो है वो सारा का सारा जो होगा वो हिट नहीं कर पाएगा, ठीक है। कम मॉलिक्यूल्स जो होगा वो वॉल पे हिट करेगा, तो आइडियल गैस के कंपैरिजन में प्रेशर जो होगा रियल गैस का कम होगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा लिखा जाता है कि आइडियल गैस का जो प्रेशर है वो रियल गैस का जो प्रेशर होता है उससे ज्यादा होगा, ठीक है। अगर आइडियल गैस का प्रेशर जैसे हम बोल रहे थे 50, तो रियल गैस का प्रेशर जो होगा वो मान लो ऐसा हो जाएगा 40 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आइडियल गैस में पार्टिकल्स के बीच में कोई मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, सारा का सारा गैस का मॉलिक्यूल जो है, अगर 50 गैस मॉलिक्यूल है तो 50 के 50 जाके हिट करेगा, ठीक है, वॉल पे जाके कंटेनर के वॉल पे हिट करेगा। लेकिन जो रियल गैस होता है उसमें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उसमें उतना गैस मॉलिक्यूल्स 50 के 50 जो होगा फ्री नहीं होगा, तो सारा मॉलिक्यूल हिट नहीं करेगा, हो सकता है 40-30 जो है वो हिट करे। तो वैसे कि इसमें जो होगा वो इसीलिए आइडियल गैस के कंपैरिजन में रियल गैस का प्रेशर जो होगा वो कम होगा, या आइडियल गैस का प्रेशर रियल गैस से ज्यादा होगा। तो आइडियल गैस का प्रेशर रियल गैस का जो प्रेशर है प्लस AN² / V², इस ये करेक्शन टर्म है ये, ठीक है। तो यहाँ से रियल गैस का जो प्रेशर जो निकालेंगे तो वो आएगा P आइडियल गैस माइनस AN² / V², तो यानी रियल गैस का जो प्रेशर होता है वो आइडियल गैस से कम होता है, कितना कम, तो AN² / V², ये सब कांस्टेंट वैल्यूज है जो आके हम लोग देखेंगे। फिर उसी तरह से हाई प्रेशर जब होगा तो पार्टिकल जो होता है वो बहुत एक दूसरे के क्लोज आता है, तो नाउ वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड इन कंपेरिजन टू टोटल वॉल्यूम, ठीक है। पूरे वॉल्यूम के कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो एक गैस का जो मॉलिक्यूल है जो कि क्लोज है आपस में, तो उसका जो है वो वॉल्यूम को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो वॉल्यूम भी जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है आइडियल गैस के कंपेरिजन में, तो V - NB, ठीक है। तो V - NB हो जाएगा, तो इस हिसाब से जो है इसका सो द इक्वेशन नाउ बिकम्स, इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, PV = NRT, आइडियल गैस इक्वेशन। तो इसमें करेक्ट इसको करेक्शन करते हुए इसमें क्या कर देना है, P + AN² / V², ठीक है, इसमें ये ऐड हो जाएगा, और V - NB = NRT, ठीक है। N तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है इसको तो ये बोलते हैं वांडर वाल इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ये वांडर वाल इक्वेशन है, और वहाँ पे जो A और B जो था वो क्या है, वांडर वाल कांस्टेंट है, जो कि नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है A और B की वैल्यू, ठीक है। तो PV = NRT वो आइडियल गैस इक्वेशन है, और ये जो इक्वेशन दिया गया उसमें कुछ करेक्शन करते हुए और वांडर वाला इक्वेशन जो है वो दिया गया हुआ है, क्योंकि एक्चुअल में जो जो प्रेशर जो उसमें वहां पे जो दिखाया गया है वो प्रेशर होता नहीं है, जो वॉल्यूम जो आइडियल गैस इक्वेशन में दिखाया गया वो होता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसका ये करेक्शन टर्म ऐड करते हुए यहाँ पे ये इक्वेशन है, तो इसको बोलते हैं वांडर वाल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज है इसका। सो फॉर रियल गैस टू ओबे आइडियल गैस प्रेशर मस्ट अप्रोच जीरो, प्रेशर जो है वो ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए, प्रेशर मतलब होना ही नहीं चाहिए, प्रेशर जब नहीं होगा तो गैस पार्टिकल्स जो होगा पूरी तरह से फ्री होगा, तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, जो भी हम बोले भी हैं कि रियल गैस आइडियल गैस ये एज्यूम करता है कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई प्रेशर है ही नहीं, ठीक है। तो मतलब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं इसका मतलब है कि जो है मतलब वहां पे किसी तरह का कोई प्रेशर उस पर लगाया ही नहीं जा रहा, कोई प्रेशर है ही नहीं। तो रियल गैस जो है आइडियल गैस ओबे तभी कर सकता है जब प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, एंड टेम्परेचर मस्ट बी सफिशिएंटली हाई, टेम्परेचर इतना ज्यादा हो कि पार्टिकल्स बहुत दूरी दूरी पर है, उसके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम ही ना करे, ठीक है। तो ये कंडीशन है, तो ऐसा पूछता है कि रियल गैस जो आइडियल गैस ओबे करे इसके लिए क्या कंडीशन है, क्या शर्त है, तो प्रेशर मस्ट अप्रोच जीरो एंड टेम्परेचर मस्ट बी सफिशिएंटली हाई, ठीक है। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए तब जाके जो है वो हो सकता है, ठीक है, रियल गैस जो है आइडियल गैस को ओबे कर सकता है, ठीक है। तो यही सब चीज है इसका।
इसके बाद जो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर इस वाला है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे।